Hello students, welcome to Adhikari coaching classes. Hope everybody is very fit, fine and safe at home during this very difficult time of COVID-19. So students, your result is declared. You must be happy and satisfied whatever you have achieved. Okay. Always remember one thing. You have the right only on your duties, not on the result thereafter. तो इसीलिए कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे तो उन्होंने एक ही चीज कही थी, क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि हे पार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे, हम लोग एक ह्यूमन नेचर हैं, हमारा क्या रहता है कि मैं ये करूंगा तो क्या मिलेगा। हम सबसे पहले किस पर सोचते हैं? हमें क्या मिलेगा, यानी कि हम फल की चिंता पहले करते हैं और उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें कर्म करना है या नहीं करना है। लेकिन ऐसा कभी नहीं। इसीलिए इसमें हमें 4 चीजें सीखने को मिलती है। पहला, हमारे हाथ में केवल कर्म है, कर्म करना हमारे हाथ में है। ठीक है, पढ़ाई करना आपके हाथ में था, पढ़ाई करने के बाद आपने एग्जाम दिया, वो आपके हाथ में था। एग्जाम के बाद उसमें मार्क्स कितने देने हैं वो आपके हाथ में नहीं था। और हमेशा यही चीजें होता है। तो इसलिए आगे भी आप जब पढ़ें तो केवल इस पर कि जो आपकी ड्यूटीज है, जो आपका कर्म है, उसको आप ईमानदारी से करें। उसके बाद फल की चिंता मत करें, क्योंकि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। लिखने के बाद मार्क्स देना हमारे हाथ में नहीं है, वह किसी और के हाथ में है। ठीक है, तो पहला हमारा अपना हाथ में क्या है? केवल कर्म करना। ठीक है, हमें कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हम किसी भी चीज के बारे में सोचकर ज्यादा करते हैं तो फिर वो काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, ईमानदारी से नहीं कर पाते, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। इसलिए पूरा तन मन धन से हमें क्या करना चाहिए? अपना कर्म करना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मैं कहूं कि आपको रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? सर रिजल्ट की इच्छा ही नहीं कर रहा, तो रिजल्ट के लिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग, मार्क्स के लिए तो पढ़ रहे हैं, मार्क्स ही नहीं मिला उसकी चिंता न करें तो कैसे होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजल्ट की चिंता न करें, कहने का मतलब हम पढ़ाई ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। फल की इच्छा छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना भी छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि फल की इच्छा कहने का मतलब यह है कि उसके लिए चिंतित नहीं रहना है, क्या होगा कैसा होगा, मैं कर्म कम करूं और उसके बारे में सोचूं ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, लाइफ में कहीं पर भी आप तो अभी 10वीं से 11वीं में जाएंगे, उसके बाद 12वीं करेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, आगे जॉब करेंगे, कोई भी चीजें करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। ओके, अब है कि हाँ, व्हाट आफ्टर 10th। आज हम जो पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं आगे पढ़ाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या मुझे किस हिसाब के सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन से कॉलेजेस को ज्वाइन करना चाहिए, तो उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 10th के बाद प्रेजेंट सिचुएशन को सोचते हुए मैं अगर बताऊं तो आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो जॉब प्लस स्टडीज, या आप कोई प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्सेज कर लीजिए, या रेगुलर आगे की पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आज इन्हीं सब चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो आप थोड़ा ध्यान से इनको देखिए, और जो भी चीजें मैं डिस्कस करूं प्लीज उनको थोड़ा अच्छे से मनन भी कीजिए। ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट्स हैव यू रेड बाय नाउ? अभी तक आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रखी है? ठीक है, इफ ये सिंपली मैं पूछूं आपसे तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई किया है? आपने इंग्लिश पढ़ा अभी तक, और कितने साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते? आपकी एज है 15 या 16 ईयर्स, 17 मैक्सिमम मान के चलूं, तो आपने 10 + 3 13 ईयर्स से कहाँ दे दिए हैं? स्कूल को।
और उनमें आपने जो सब्जेक्ट से पढ़े हैं कौन कौन से पढ़े हैं? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये लैंग्वेजेस सब्जेक्ट से पढ़े हैं आपने, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से पढ़ रखे हैं। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, जिनकी बुक्स खोलते ही आपको बहुत अच्छा लगता होगा, जिनके टीचर्स क्लासरूम में आ जाएं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिल जाती है, बहुत पॉजिटिवनेस आती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होंगे जिनको देखते ही, जिनके सब्जेक्ट्स टीचर को देखते हुए ही और उसको बुक खोलते ही हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो वो आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो आपको ज्यादा इरिटेट करता है, जो आपको समझ में नहीं आता है, उन सब चीजों को आगे अवॉइड करने को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि 10th तक जो है अभी सभी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते थे, लेकिन 11th 12th के बाद हमारे पास क्या रहता है? ऑप्शन रहता है। तो ठीक है, वही सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था कि जो आपको बहुत ज्यादा पसंद था, जिसको पढ़ने में आपको मजा आता था, वो आप देखिए। फिर उसके बाद ये सोचिए कि क्या उस सब्जेक्ट में करियर बन सकता है। जो ये सब्जेक्ट अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है, तो क्या इसमें मेरा करियर बन सकता है? यदि मेरा करियर इसमें बन सकता है तो इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आप अच्छे से सोचिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा सा स्टेप लेने जा रहे हैं आगे। तो जब ये आप अच्छे से सोचेंगे तभी एक परफेक्ट डिसीजन आप आगे ले पाएंगे। तो ये चीजें आपको देखना है, ठीक है। तो अब ये तो आपने कर लिया, अभी मैं कहूं कि यहाँ पर से तो क्या 10th के बाद ही कंप्लीट करियर आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। आपने जो अभी 11th में ले लिया उसी से सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। अभी इमेच्योरिटी रहती है, उतना ज्यादा परफेक्शन नहीं आता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता, फिर भी एक आपको रास्ता तो मिल जाता है, आप एक थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पूरा करियर 10th के बाद जो 11th 12th पढ़ रहे हैं उस पर ही डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन ये क्या करता है कि आपको करियर सेलेक्ट करने में या उसकी फाउंडेशन के ले करने में हेल्प करता है 10th के बाद। कैसे? अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि स्ट्रीम सिलेक्शन करने के बाद किस हिसाब से आप उसकी फाउंडेशन ले कर रहे हैं या आप अपना करियर चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा कि जो आप ले रहे हैं आप लीजिए, एक दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, एक हफ्ता लीजिए, अभी भी चलेगा। लेकिन जो भी आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं वेरी कॉशियस रहिए। उसके बाद आपको देखो क्या होता है लाइफ में, डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं है, कभी भी डिसीजन गलत नहीं होता है। एक चीज हमेशा मान के चलिए, डिसीजन लेने के बाद जो हमारे एफर्ट्स होते हैं ना, उनमें कमी रह जाती है तो हम डिसीजन रॉन्ग बना देते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सोचिए, अच्छे से सोचिए, और उसके बाद आप देखिए कि आप करियर में किस फील्ड पे जा रहे हैं। एक बार डिसीजन ले लिया तो नेवर टर्न बैक। रिमेंबर वन थिंग, जिंदगी में आप ये आदत बना के चलिए कि मैंने एक डिसीजन ले लिया है तो दैट इज मी हु कैन मेक इट ट्रू करेक्ट माई डिसीजन, ओके। और उसको मैं रॉन्ग और राइट जो प्रूव करना है वो मुझे करना है, ठीक है। तो अब बहुत बार क्या होता है ना कि करियर सेलेक्ट करने या स्ट्रीम सेलेक्ट करते समय बहुत सारे बच्चे केवल कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं या करियर ऑप्शंस है वही सुन रखे हैं, तो उसी के सराउंडिंग में चलते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अहेड, ठीक है। और अब तो जमाना है इनोवेशन का। जो चीजें अभी तक करियर ऑप्शन में नहीं भी है, प्रोफेशन में नहीं है, तो आप इनोवेशन करके अपना अच्छा नॉलेज लेकर के आप कुछ नई चीज भी क्रिएट कर सकते हो। तो मेन थिंग इज दैट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, ओके। तो व्हाट आर द मेन करियर ऑप्शंस और प्रोफेशंस यू नो बाय नाउ, ठीक है। आपने क्या क्या सुने हैं? यदि मैं बताऊं, आपने यही सुने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, टीचर, बैंक ऑफिसर, रेलवे ऑफिसर, आर्म्ड ऑफिसर, फैशन डिजाइनर, पायलट, ड्राइवर, लोको पायलट, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर या एडवोकेट, फार्मासिस्ट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये यूपीएससी एग्जाम के थ्रू जिसमें सिलेक्शन होता है, सोशल वर्कर्स, फोटोग्राफर, एथलीट, जिम्नास्ट, जिम ट्रेनर, आजकल तो बहुत ज्यादा फैशन में जिम ट्रेनर, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन, जर्नलिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडलिंग। तो ये जो है कॉमन कोर्सेज हैं जो हम एवरी नाउ एंड देन हम इसमें, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं आपने सुने होंगे। तो लेकिन इनमें जाना कैसे है? एक होता है, ठीक है, बहुत बार मैंने बच्चों को ऐसा देखा हुआ है कि वो कहते हैं मुझे यहाँ जाना है,
एक बच्चा तो बहुत पहले मेरे पास ऐसा था, वो 3-4 साल रहा, 4 साल में उसके 4 करियर ऑप्शन क्या हो गए, चेंज होते गए। हर साल उसको कुछ नया बनना था, जिसको भी देखता था वो थोड़ा इसमें पैसा है या कोई चीजें हैं तो वो उसके हिसाब से चूज कर लेता था। लेकिन इस हिसाब से आपको आगे नहीं बढ़ना है, जो भी चीजें करना है एक कॉन्क्रीट हिसाब से करना है। ओके, सो व्हाट आफ्टर 10th नाउ, अब मेन टॉपिक पे आ रहे हैं हम, व्हाट आफ्टर 10th। ओके, as I told you we have 3 options at present: job plus studies, प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज और रेगुलर स्टडीज। ओके, इसको मैंने कैटेगरी के हिसाब से रखा है, इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉब प्लस स्टडीज पर। अब जॉब प्लस स्टडी 10th के बाद कहने की क्या आवश्यकता पड़ी मुझे, देखिए अभी जो टाइम है फॉर लास्ट 4 months इफ यू सी द टाइम इज वेरी क्रिटिकल, स्पेशली फॉर दोज हु आर इकोनॉमिकली पुअर। फैमिली बैकग्राउंड बहुत साउंड नहीं था, पापा जॉब पर जाते थे, सैलरीड पर्सन थे, ठीक है, तो उसी पर उनका घर चलता था, लेकिन पिछले 4 महीने से जॉब पर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस फरवरी से पहले, मार्च से पहले जब आप एग्जाम दे रहे थे, आपने कुछ सपने सोचे होंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये जो एक सेटबैक आया सबकी लाइफ में, इसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी होंगी। तो ऐसे बच्चों के लिए देखो, पढ़ाई रुकती नहीं है, एक आप डिटरमाइंड रहो तो सब कुछ अच्छा जाता है। तो ये है फॉर इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स। ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब टीचिंग किस हिसाब से, आप लोग 10th तक आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपके आजू बाजू प्राइमरी के बच्चे रहेंगे 6th 7th 8th तक के, आप उनको पढ़ा लो एज ए ट्यूशन, वहां से आपकी अर्निंग हो सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर देयर सो मनी टू वर्क, आप घर बैठे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्क करके आप अर्निंग कर सकते हो। आप अपनी हॉबीज को अर्निंग का सोर्स बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, उनके पास डांसिंग स्किल्स हैं, पेंटिंग स्किल्स हैं, ड्राइंग स्किल्स हैं, ठीक है। तो इन सब स्किल्स को भी आप एक अपना इनकम का जरिया बना सकते हो, आपकी इनकम होते रहेगी। साइड बाय आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकते हो, ओपन स्कूल्स हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। कहने का मतलब यह है कि आगे आप स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसे अर्निंग भी कर सकते हो। उनके लिए ये है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ जिनकी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉलेज ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज की इतनी फीस मैं नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, मेरे पापा मुझे नहीं भेजने वाले हैं। तो आप कन्विंस कीजिए पेरेंट्स को, पापा आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा या रखूंगी और मैं इस हिसाब से अर्निंग भी कर लूंगी। और इससे होगा क्या, आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी। आप खाली घर पे बैठ जाएंगे तो यू विल बी मेंटली डिस्टर्ब्ड। तो ये जॉब प्लस स्टडीज वाला ऑप्शन उनके लिए है जिनको बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो वो लोग कर सकते हैं। तो पढ़ाई भी आके चालू रख सकते हैं आप लोग, इस हिसाब से अपने स्मॉल अर्निंग जो भी है। और टीचिंग वगैरह इसमें आप करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे कुछ समय बाद। अभी तो ज्यादा बच्चों को आपको बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि कोविड-19 का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ समय बात कर सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, 2-2 4-4 बच्चों को आप डांस वगैरह के लिए बुला के कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है। सो यानी कि जिंदगी रुकती नहीं है। अभी मैं फिर वही बताऊंगा कि आपका जो अधिकार है वो केवल आपके कर्म पर है, ये कर्म करने हैं आपको, देन एवरीथिंग विल बिकम इजी। ओके, तो ये था जॉब एंड स्टडीज। सेकंड है प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। 10th के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं हमारे वहाँ। जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये हमें सेल्फ जो है डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट कम बनाता है, लेकिन जो प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्सेज हैं ये हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग students who wish to go for engineering field, ITI, polytechnic courses are there, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे यार इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, मुझे इस फील्ड में जाना है, वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। और लेकिन उनको साथ ही साथ ये भी लगता है यार अभी मैं 11th 12th करूं, उसके बाद मैं 4 साल का बीटेक या बी करूं, इतना क्षमता नहीं है या फैमिली का कंडीशन इतना नहीं है। क्योंकि साइंस में जब बच्चा यहाँ से जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, 11th 12th का साइंस का कोर्सेज का फीस है, ये सब चीजें ज्यादा भरना पड़ता है। फिर कंडीशन ऐसी आती है 11th 12th में अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, फिर निकलता नहीं है। तो उन सब बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक 3 इयर्स का कोर्स बहुत अच्छा है। और इसमें वो सभी कोर्सेज आप कर सकते हैं जो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स डिग्री लेते समय करता है। एक ही होगा क्या, यहाँ पर इसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा, जब बी टेक करते हैं तो डिग्री,
ठीक है। या आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज कंप्यूटर में कर सकते हैं। यू नो द कंप्यूटर कोर्सेज डिमांड ईच एंड एवरी फील्ड यू नीड दिस। इसमें भी अलग अलग स्किल्स हैं। आजकल एनिमेशन वगैरह में ले लूं, एक तो बहुत ज्यादा डिमांड है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। आप फ्रीलांसर के तौर पर भी उस पर काम कर सकते हो। अच्छा सा एक बार आपने कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स सीख लिया, अभी तो ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, अपना फ्रीलांसर के तौर पे काम कर लिया, किसी ऑफिस में काम कर लिया कहीं पर भी, तो ऐसे आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज इन मेडिकल, जनरली गर्ल्स का क्या रहता है, फैमिली का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर से वो नर्सिंग थोड़ा शॉर्ट टर्म के कोर्सेज करके अर्निंग के लिए जाना चाहते हैं, तो नर्सिंग केयर का है, टेक्नीशियन का है, लैब असिस्टेंट का है वहां पर भी, ठीक है। तो इन सब कोर्सेज को भी आप कर सकते हो, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं। और यहाँ से होता क्या है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन आपको पढ़ाई के लिए नहीं जाना है, 1-2 साल में आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाते हैं, उसके बाद आप अर्निंग का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं। अब डिप्लोमा कोर्सेज किस किस में कर सकते हैं, जो पॉलिटेक्निक कोर्सेज हैं 3 इयर्स के, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। तो सब लगभग सभी फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें आप डिप्लोमा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिप्लोमा लेने के साथ साथ मैं एक चीज आपको और बताऊं, सपोज आपको बाद में डिप्लोमा लेने के बाद इतना इंटरेस्ट आ गया, कंडीशन फैमिली की अच्छी होगी है, आपको आगे पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप बीटेक या बीई में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं, यानी कि आपका समय बर्बाद नहीं होता है। जब 11th 12th करके बच्चा आता है, वहां से बी टेक में आता है और यहाँ से आप जाते हैं तो एक साथ सेकंड ईयर में रहते हैं, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उसका ज्यादा रहता है, क्योंकि जब आप डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं तो थियरी से ज्यादा आप प्रैक्टिकल करते हैं। ओके बेटा, अब आते हैं हम लोग रेगुलर कोर्सेज के, जब मुझे 11th 12th करना है, ठीक है। अब मैंने 2 साल का 11th और 12th कर लिया। अब 11th 12th करने के साथ आगे मेरे पास क्या है, या तो मैं 3 इयर्स का ग्रेजुएशन करूं या 4 इयर्स का इंजीनियरिंग का करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, पीजी कोर्सेज कर रिसर्च करूं, या फिर मैं डॉक्टरल कर लूं। तो ये पूरा पढ़ाई जिसको करना है अपनी पूरी कंप्लीट। अब इसमें स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबको मालूम है। जब आप ग्रेजुएट होते हैं आर्ट्स में तो आपको डिग्री मिलती है बीए की, यहाँ से डिग्री मिलेगा, ठीक है। इससे पहले क्या मिलता था, डिप्लोमा, ठीक है। कॉमर्स में बीकॉम, साइंस में बीएससी। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं आप, आर्ट्स में एमए, कॉमर्स में एमकॉम, साइंस में एमएससी। फिर उसके बाद 1 ईयर का रिसर्च रहता है। यदि आप आर्ट्स में करें, साइंस में करें, कॉमर्स में करें, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको करना, सब्जेक्ट पर करना है, तो आपको एमफिल करना है। लेकिन यदि आपको पूरा रिसर्च करके थीसिस लिख के आपको करना है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मिलेगा पीएचडी। लेकिन इन कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या रहता है, यदि आप 2 साल का आपका 11th और 12th हो गया, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स हो गया, 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो गया, 1 ईयर का मास्टर ऑफ फिलोसफी और 3 to 6 इयर्स का पीएचडी। तो पीएचडी में आप पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से चल रहे हैं और आगे आप कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हैं कोर्सेज पे। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे कि स्ट्रीम में कैसे चूज करूं। सबसे बड़ी चीज तो अभी हमारे पास इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रीम का है, ठीक है। मैं साइंस में जाऊं या आर्ट्स में जाऊं या कॉमर्स में जाऊं या डिप्लोमा करूं, क्या करूं, बहुत कंफ्यूज्ड हूं। बहुत बार ऐसा होता है बेटा, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या कोई हमारे सीनियर्स हैं, तो वो बोलते हैं कि रिजल्ट आने दे, उसके बाद देखते हैं कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहा है, उसके हिसाब से हम स्ट्रीम चूज करेंगे। एक चीज मैं आपको फ्रेंकली बोलूं, बहुत ईमानदारी से बोलूं, कभी भी आप केवल 10th के मार्क्स देख के स्ट्रीम सेलेक्ट मत कीजिए। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि एक साइंस में, क्योंकि 10th तक हमारा जो था लिमिटेड पोर्शन था, सिलेबस क्या था, एकदम से लिमिटेड था, लेकिन अब जो होगा वास्ट हो जाएगा। अभी तक साइंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, सपोज मुझे अभी तक साइंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, मैंने कहीं से कहीं तक सोचा नहीं था कि मैं साइंस लूंगा, लेकिन 10th के साइंस में मुझे बहुत अच्छे से मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। सपोज मेरे 90 मार्क्स आ गए हैं या 90 प्लस जो भी है मार्क्स आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पर से अब अपना माइंड चेंज कर रहा हूँ कि हाँ मुझे साइंस में 90 आ गया तो मुझे साइंस से जाना चाहिए, तो नहीं। या अभी तक मेरा साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैंने दिमाग में बना रखा है कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है, ठीक है,
और अनफॉर्चुनेटली मुझे साइंस में मिल गए हैं 70 मार्क्स। अब मैं या मेरे घर वाले कहने लग जाएंगे कि साइंस में 70 ही आए हैं तेरे, अभी तू कहाँ साइंस ले रहा है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, 10th के रिजल्ट का उतना ज्यादा इफेक्ट 11th 12th में नहीं रहता। मेन क्या रहता है कि 11th 12th में कितने डेडिकेशन के साथ आप न्यू स्टार्ट करते हुए पढ़ाई कर रहे हो। बहुत ही कम कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो 10th के 11th 12th में एप्लीकेबल होंगे, वहां बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस हो जाएगा। इसलिए इस गलती में मत रहना कि एक सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में मेरा ज्यादा या कम आ गया है तो वो सब्जेक्ट मुझे लेना है या नहीं लेना है। आपका इंटरेस्ट है, आपने पहले से ही सोच रखा है मैं इस फील्ड में जाने वाला हूं, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप निश्चित रूप से उसमें जाइए, उस स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, भले ही आपके 10th में कम मार्क्स आए हुए हैं, नो मैटर एट ऑल। मैं ऐसे ऐसे बच्चे बता दूंगा जो 10th में 95 मार्क्स लेके आए थे साइंस में, ठीक है, तो उनने साइंस लिया तो यहाँ पर उनके 40-45% ओवरऑल बन गया है। मैं ऐसे बच्चे भी आपको दिखा दूंगा जिनका 70% वाले थे और 12th में मेहनत करते करते 85-90% में भी गए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट था, वो मार्क्स ही नहीं देखा। तो बेटा ये चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है और वो चीजें ध्यान से करना है, तो ये मैं आपको सलाह दूंगा। ओके, सो व्हाट मस्ट यू सी व्हाइल चूजिंग द स्ट्रीम, सब्जेक्ट्स, कॉलेज, करियर। आपको किस फील्ड में करियर बनाना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पसंद हैं। अभी के मार्क्स नहीं है, मार्क्स को मैं पसंद नापसंद नहीं बोलूंगा, ये डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं बहुत ज्यादा आप को बताऊं तो बहुत बार इवेल्युएशन में भी गड़बड़ हो जाता है। किसी बच्चे को बहुत अच्छी आशा होती है, इवेल्युएशन प्रॉपर नहीं होता, अभी कम आ गया, तो उस आपको डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता ही नहीं है कि यार मुझे साइंस में जाना था, साइंस में बहुत अच्छा था, मेरा पेपर भी अच्छा गया था, अभी मार्क्स कम आ गए तो अब मैं साइंस नहीं ले रहा हूँ। डू नॉट थिंक लाइक दिस। ओके, और जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी ठीक आपने कॉलेज माइंड में बनाया होगा, मेरी सलाह रहेगी वैसे तो बहुत ज्यादा दूर का कॉलेज मत लीजिए, तो उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स हैं या नहीं है, और वो सब्जेक्ट्स आपके करियर में जो आप चूज कर रहे हैं तो उस पर आपका हेल्प करने वाला है या नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स जो हैं, आपको बार एक टारगेट आपने सेलेक्ट कर लिया तो उस टारगेट को लेने के लिए ये 6 फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन सा? आपका इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके प्रति आपका पैशन क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपका फैमिली सपोर्ट क्या है, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये 6 फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बार देखा है कि कॉलेज में बच्चों का एडमिशन होता है 11th 12th, अभी तक आप थोड़ा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हो स्कूल की, आपको यूनिफॉर्म में जाना है, सब कुछ करना है, तो बहुत बार बच्चों का क्या होता है कि कॉलेज में जाते हुए ही उनको बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, जिसे कहते हैं कॉलेज की हवा लगना। तो हवा लगना शुरू हो जाता है 11th में, वो सोचते हैं कि 12th में पढ़ेंगे, 11th में ऐसे चलने दो, 11th का बेस उनका क्लियर नहीं होता है, 12th में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब इसमें हम सबसे पहले चलते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में। हम क्या क्या चूज कर सकते हैं आर्ट स्ट्रीम में, स्पेशली सब्जेक्ट। बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट ऑप्शन से लिखे हुए हैं। हिस्ट्री आपने सुन रखा है, पॉलिटिकल साइंस आपने सुना है, नया सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, एनी ऑफ द सब्जेक्ट, ओके, एंड ईवीएस। ये आपको हेल्प भी करेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो इसमें से 6 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, और ये ईवीएस तो कंपलसरी रहता है 50 मार्क्स का, ये सभी के लिए रहता है। ठीक है, अब आप इंटरेस्ट देखिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है, ठीक है, साइकोलॉजी अच्छा, मैथ्स भी अच्छा है, तो आप ये सब्जेक्ट्स जाके भी आर्ट्स। अभी आपने सोचा कि यार मेरा तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स अच्छा था, लेकिन अभी मुझे या तो साइंस में जाना पड़ेगा मैथ्स के लिए या आर्ट्स में। आप आर्ट्स में दोनों चीजें फुलफिल कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आर्ट्स का मैथमेटिक्स होता है वो साइंस का ही मैथमेटिक्स रहता है। आर्ट्स एंड साइंस हैव द सेम मैथमेटिक्स। यहाँ से भी अपना आप मैथ्स का कंटिन्यू कर सकते हो। तो आर्ट्स स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो लेकिन करियर ऑप्शन से क्या है, कोई भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन ले लो, उसके बाद आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे चले जाओगे, ठीक है, जर्नलिज्म में चले जाओ, आपको बहुत अच्छा स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन करना अच्छा लगता है, आप करेजियस हो,
करेजियस चीज अच्छी लगती है, जर्नलिज्म पे चले जाओ। इवेंट मैनेजमेंट का करो, आपको घर में क्रिएटिविटी अच्छा लगता है, घर में डेकोरेशन का अच्छा लगता है, कोई भी चीज है, इंटरेस्ट देखो आप, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग के लिए चले जाओ, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए चले जाओ, आजकल तो बहुत ज्यादा पैसा है इन चीजों में, ठीक है। आप लॉयर बन जाओ, ठीक है, लॉ में कर सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो। सोशल वर्कर्स हैं, सो मनी दे मेक। आप इंटरेस्ट देखो कि ये इन चीजों में मैं कैसे करियर बना सकता हूँ। या आप फाइन आर्ट्स या कॉमर्शियल आर्ट्स का ले लो, ठीक है। आपका पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, टैटू, फोटोग्राफी, साउंड आर्टिस्ट, ऐसे फाइन आर्टिस्ट में किसी सब्जेक्ट को लेते हुए आगे बढ़ो आप। या कॉमर्शियल आर्ट ले लो, मार्केटिंग वगैरह का बहुत अच्छा सा शौक आपको, एडवर्टाइजिंग का, एनिमेशन का, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, तो इसमें ग्राफिक्स, ब्रांडिंग, इसमें आप अपना करियर बनाओ। और इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा आपको और किसी इस आर्ट्स के सब्जेक्ट में, जैसे आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा ट्यूशन वगैरह की भी आवश्यकता नहीं रहती है, केवल कॉलेज का फीस भरना है, सेल्फ स्टडी करके आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना जो सामने है तो उन सब हॉबीज को आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरे पे आते हैं हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम पे। यहाँ पर मैं साथ ही साथ सब्जेक्ट का भी बताते जाऊंगा, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ओके। अब देखिए जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसमें स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु हैव इंटरेस्ट इन द कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ओके, कैलकुलेशन एंड द ऑडिट अदर थिंग्स, तो कॉमर्स स्ट्रीम यहाँ पर जो भी कंपनीज वगैरह में करते हैं, आगे सीए वगैरह बनना है तो उनके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बहुत अच्छा है। तो अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको जब सब्जेक्ट चूज करेंगे, अभी आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वगैरह भी भरना है, तो इंग्लिश आपका कंपलसरी रहता है, ठीक है। बी के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वो आपका कंपलसरी रहता है। ओसीएम मैक्सिमम कॉलेजेज में ये कंपलसरी है, लेकिन कुछ कॉलेजेज में जहां बैंकिंग भी एक सब्जेक्ट रहता है वहां पर ये ऑप्शनल है, ठीक है। इकोनॉमिक्स कंपलसरी है 100 मार्क्स का। मैथमेटिक्स ले सकते हैं, मैथ्स में अच्छे हैं तो आप, नहीं तो मैथ्स के बदले आप क्या ले सकते हैं, एसपी। रिमेंबर हियर जो कॉमर्स की मैथमेटिक्स है ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, आर्ट्स और साइंस से अलग है, ठीक है। यदि आपको जर्नलिज्म वगैरह में जाना है, पत्रकारिता वगैरह में, वहां पर शॉर्ट हैंड वगैरह चलता भी है, ठीक है, उसके लिए आप स्टेनो भी ले सकते हैं, ये भी कितने का रहता है, 100 मार्क्स का। 6 सब्जेक्ट ऑप्शन है, आईटी, हिंदी, मराठी, और अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, ये ऑप्शनल है, इनमें से कोई एक वन लेना है 100, तो ये 600 का हो गया आपका। प्लस 50 मार्क्स का आपका ईवीएस कंपलसरी रहता है, तो ये 650 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। लेकिन कुछ कॉलेजेस में बैंकिंग, जिनको बैंकिंग के सेक्टर में जाना है उनके लिए तो कॉमर्स बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो बैंकिंग जो है वो 200 मार्क्स का रहता है, तो इसमें एक तो ओसीएम आ जाता है आपका, और दूसरा जो 6 सब्जेक्ट है इसमें से कोई एक और ले सकते हैं। फिर आपके पास क्या रहेगा, इंग्लिश बीके 2, इको 3, मैथ्स 4, और 200 का क्या हो जाएगा, बैंकिंग, ओके। तो इस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट कॉमर्स में चूज कर सकते हैं। अब आप आपको इंटरेस्ट देखना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को अच्छा लगेगा और किसके हिसाब से मैं अपना करियर बना सकता हूँ। कॉमर्स में करियर ऑप्शन से क्या है, बहुत ज्यादा है। सीए, सीएस, बीकॉम, बीबीए, बीएफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएससी आईटी, बीएमएम, ये सब जो मैंने कोर्सेज लिखे हैं ये सब करियर ऑप्शंस आपके कॉमर्स में हैं, ओके। तो आप जिसमें भी जाना चाहते हो, जो भी चीज आप करना चाहते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, करियर चूज कर सकते हो, ओके। मैं इन सब चीजों में भी बाद में एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सभी प्रोफेशंस के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्ड डिस्कशन दे दूंगा। अभी मुझे थोड़ा आपको एडमिशन के हिसाब से बताना है, इसलिए मैंने ये सब चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है, ठीक है। अब कोर्सेज ऑप्शंस इन कॉमर्स, ठीक है। अभी हमने देखा इतने सब तो ही है, लेकिन कॉमर्स लेने का एक फायदा और क्या होता है बेटा, कि आपने जो ये चीजें कर रखी इसके साथ ही साथ जो आर्ट्स स्ट्रीम के कोर्सेज और चीजें हैं वो भी आप कॉमर्स लेने के साथ कर सकते हैं। यानी कि जब आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आपको केवल वही प्रोफेशन से मिलेंगे जो आर्ट्स से रिलेटेड हैं, लेकिन यदि आपने क्या ले लिया, कॉमर्स ले लिया, तो कॉमर्स के साथ साथ आप आर्ट्स स्ट्रीम के भी सभी कोर्सेज कर सकते हैं, ओके, एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स वगैरह के थोड़ा उसको नहीं। तो अब इसमें क्या है कि अभी आप कंफ्यूज्ड हो, यार मैं आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं, ठीक है, इतनी ज्यादा समझ नहीं आ पा रही है आपको, तो आपको समझ में नहीं आ रहा यार मैं कॉमर्स में जाऊं या आर्ट्स में जाऊं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी आप कॉमर्स चूज कर लीजिए,
11th 12th करने के बाद यदि आपके पास ऐसी एक चीज रहती है कि मुझे यार आर्ट्स अच्छा लग रहा है, कॉमर्स नहीं जम रहा है, तो देन यू कैन स्विच फ्रॉम कॉमर्स टू आर्ट्स। रिमेंबर इट, यू कैन नॉट स्विच फ्रॉम आर्ट्स टू कॉमर्स। आर्ट्स से कॉमर्स में आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स से आर्ट्स में आप आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है आर्ट्स या कॉमर्स में से, तो आई विल एडवाइस यू प्लीज गो फॉर कॉमर्स। देन लेटर ऑन 2 साल आप पढ़ लोगे, तब आपको समझ भी बढ़ जाएगी, थोड़ी दीन दुनिया भी देख लोगे, तो तब आपको पता चलेगा कॉमर्स में कंटिन्यू करना बहुत अच्छी बात है, यदि वहां से स्विच करना है तो यू कैन स्विच ऑल्सो। ओके, तो इसमें देखो जो टॉप मोस्ट रैंक रहते हैं, पोस्ट रहते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, 2 हैं, सीए और सीएस। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं, सीए जो कोर्स है ये 4 लेवल्स पे डिवाइड है। ठीक है, कोर्स लेवल 1 होता है सीए फाउंडेशन। जो ही आप किसका 12th का एग्जाम पास कर लेते हो, आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। सीए फाउंडेशन आपका होता है लेवल 1, तो लेवल 1 पास हो जाएंगे तो आप सीए इंटरमीडिएट कर सकते हो। सीए इंटरमीडिएट क्लियर होते ही आपको करना होता है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, कम से कम 3 इयर्स का। 3 इयर्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपको करना है किसी सीए के अंडर में, किसी सीए के फर्म में। जब आप आर्टिकलशिप कर लेते हैं 3 इयर्स की, उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम देते हैं। सीए फाइनल का एग्जाम पास करते ही आप सीए बन जाते हैं। ठीक है, ये तो 12th के बाद है। सपोज आप लोग कर लेते हैं 12th के बाद आपने बीकॉम कर लिया, ठीक है, या अब उसके बाद आपको सीए फाउंडेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप लोग सीए इंटरमीडिएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन एक अप्लाई है कि कॉमर्स में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो ये सीए का मैंने बेसिक बता दिया। जो सीए के लिए जा रहे तो अभी से थोड़ा कॉमर्स से लेके मेहनत भी कर सकते हैं। दूसरा आता है सीएस कंपनी सेक्रेटरी का, इसमें भी 3 लेवल से रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट लेवल तो वही 10+2 के बाद आपको फाउंडेशन प्रोग्राम करना है। फाउंडेशन प्रोग्राम यानी कि लेवल 1 आप पास कर जाएंगे, या तो आप किसके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए, इसमें भी वही है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, वहां पर तो कंपलसरी था कि आपने किस में करना है, कॉमर्स में करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन रहेगा, आप आर्ट्स से भी हैं या आप किससे हैं, साइंस से भी हैं, किसी से, फाइन आर्ट्स से नहीं होना चाहिए, तो आप तब भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का पास होते ही आप प्रोफेशनल प्रोग्राम को कर सकते हैं, और इसमें पास हो गए तो आप सीएस बन सकते हैं। ठीक है, टॉप मोस्ट रैंक की जो सीएस में, जो कॉमर्स में हमारे पास पोस्ट रहती है, वो सीए और सीएस रहता है। ये प्रोफेशन रहता है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है इसमें जाना, लेकिन मेहनत सब जगह रहती है, दैट यू शुड रिमेंबर। अब आते हैं बेटा थर्ड स्ट्रीम पे, दैट इज साइंस स्ट्रीम। साइंस में मेन सब्जेक्ट क्या है, जनरली यहाँ पर हमने साइंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है जनरल साइंस, दूसरा है बाइफोकल साइंस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जनरल साइंस में जनरली वो स्टूडेंट्स जाते हैं जो अभी तक श्योर नहीं है आगे मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या क्या करना है। बाइफोकल में वो लोग चूज कर लेते हैं जो श्योर है कि मुझे तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। इनमें डिफरेंस क्या रहता है और क्या चीजें रहती है मैं आपको बताऊंगा। इसमें जनरल साइंस में 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जबकि हमारे बाइफोकल में 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, यहाँ पर फिजिक्स कंपलसरी, केमिस्ट्री कंपलसरी, दीज 3 सब्जेक्ट्स विल बी कंपलसरी। 4th सब्जेक्ट में क्या है, देखिए बायोलॉजी। ये स्पेशली वो स्टूडेंट्स चूज करते हैं जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है, और मैथमेटिक्स वो स्टूडेंट्स चूज करते हैं जिनको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। लेकिन अभी तक भी कंफ्यूजन है तो बच्चे दोनों सब्जेक्ट भी ले लेते हैं 11th 12th में, दोनों भी। ठीक है, और उसके बाद जो 6 सब्जेक्ट रहता है, आईटी, हिंदी, मराठी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग है। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, और ईबीएस तो सब जगह कंपलसरी है बेटा। हाँ, वो ग्रेडेड सब्जेक्ट है, उसको आप अभी ध्यान मत दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सपोज आपने बायोलॉजी लिया, मैथ्स लेने का आपका मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने कौन सा सब्जेक्ट ले लिया, बायो ले लिया, मैथ्स आपको नहीं लेना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से फिर 2 सब्जेक्ट्स, एक आईटी का हो गया, एक दूसरा सब्जेक्ट हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गए। यहाँ पर से
टू सब्जेक्ट्स, एक आईटी ले लिया सपोज, एक मराठी ले लिया, या ज्योग्राफी ले लिया, या कोई भी सब्जेक्ट है, या हिंदी या ज्योग्राफी ले लिया, मराठी सोशियोलॉजी ले लिया, कोई भी टू सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। ठीक है, यदि आपने दोनों ले लिए तो तब यहाँ पर से एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। अब आते हैं हम बाइफोकल पे। बाइफोकल में सब कुछ एकदम क्लियर है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। इंग्लिश 100 मार्क्स का कंपलसरी है, फिजिक्स 100 मार्क्स का कंपलसरी है, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का कंपलसरी है, मैथ्स 100 मार्क्स का कंपलसरी है। लेकिन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है, और ये कितने मार्क्स का रहेगा? 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब देखो जब आप श्योर हो, देखो फायदा क्या होता है अपने टारगेट के प्रति एकदम श्योर होने का, कि यदि आप श्योर है मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, एक तो आपको एक सब्जेक्ट कम चूज करना है, एक आपको रिलेटेड टू इट्स यू विल गेट द नॉलेज, आपको सीएस में करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स में आगे इंजीनियरिंग करना है। और इसमें क्या रहता है, 100 मार्क्स का आपका थियरी का एग्जाम रहता है, 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है, और ये सब्जेक्ट आपका ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। लेकिन ये सभी कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट नहीं है, और बाइफोकल जहां पर है भी तो वहां पर सीट बहुत कम है, और बाइफोकल में जो कट ऑफ जाता है वो बहुत हाई जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट है बेटा, ये तो हम सब्जेक्ट से ले सकते हैं साइंस में। अब इसके बाद क्या है कि कोर्सेज ऑप्शंस क्या है साइंस में। इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो ये फील्ड आपके सभी इंजीनियरिंग के हैं, इसमें से आप किसी में भी जा सकते हैं। ओके, यदि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटरिनरी, ओके, द डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, यू नो इट, ओके, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, आपको मेडिकल फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब ये आपको चूज करना है कि कहाँ जाना है। इन सब फील्ड्स के बारे में बाद में मैं एक एक करके, एक दिन इंजीनियरिंग का, एक दिन मेडिकल का, सब पूरा डिस्कस में करूंगा, क्योंकि अभी लंबा वीडियो बन जाएगा, ये सब चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करने लगूंगा तो नहीं। अभी एक थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आपको एडमिशन से पहले किस फील्ड में जाना है, अपनी क्रिएटिविटी देखना है, अपना पोटेंशियल देखते हुए आपको कहाँ जाना है। ठीक है, ये भी सब जो फील्ड है इसमें साइंस के ही है, बीएससी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अदर कोर्सेज है, ये सब कोर्सेज आपको साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन इसके ऊपर और बहुत अच्छी बात क्या है कि यदि आप अभी भी श्योर नहीं है, उसके बाद 12वीं साइंस से करने के बाद आपके दिमाग में आता है कि आर्ट्स स्ट्रीम के कोई कोर्सेज करने हैं, या कॉमर्स स्ट्रीम में जो मैंने लिखे हुए हैं वो आपको कोई कोर्सेज करने हैं, तो वेरी इजीली यू कैन गो देयर, आइदर यू कैन स्विच इन आर्ट्स कोर्सेज और यू कैन स्विच इन कॉमर्स कोर्सेज, तो इजीली यू कैन स्विच। यानी कि जब आप साइंस लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का ऐसा कोर्स नहीं है जो आप न कर पाते हो। बहुत बार क्या होता है बेटा, अभी आप लोगों ने छोटा छोटी मतलब कोई भी चीज है हवा में सुन रखी है, बहुत साउंड नॉलेज नहीं है, अभी आपने कॉमर्स ले लिया, बाद में एक बार हुआ था मेरे साथ में, एक बच्चे का ऐसा हुआ था कि उसने 12th कॉमर्स से कर लिया, उसके बाद बोला कि सर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। नॉट पॉसिबल, कॉमर्स वाला मेडिकल फील्ड में जा ही नहीं सकता, कहाँ से जाएगा वो, पढ़ाई नहीं की वो। तो ये सब बहुत बार रहता है, तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, किसी को बहुत अच्छा इंटरेस्ट है अभी भी और किसी फील्ड को आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो बहुत ज्यादा, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप सिंपली साइंस ले लीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, उसके बाद 2 साल में थोड़ी आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, उसके बाद आप देखिए कि आपको साइंस में ही करियर आगे बढ़ाना है, या कॉमर्स की चीजों की ओर जाना है, या आर्ट्स की चीजों की ओर जाना है, तो आप इजीली वहां की ओर जा सकते हैं। There is nothing to lose when you are selecting science. तो बाद में ऐसा नहीं रहे बेटा कि आपने अभी जल्दीबाजी में ये सब्जेक्ट नहीं मिल रहा या ये स्ट्रीम नहीं मिल रहा करके कुछ भी ले लिया, बाद में आपने 2-4 साल बाद आपको रिपेंटेशन हो, वो काम बिल्कुल भी मत कीजिए। आप फुल श्योर होके जाइए कि हाँ मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है। यदि श्योर नहीं है, यदि दुविधा में है, तो उसके बाद आप एक प्रॉपर अपने जो भी क्या कहते हैं टारगेट है, जो भी करियर ऑप्शन है, उन सबको लिखिए, उसके बाद आप अपना स्ट्रीम चूज कीजिए। ओके, साइंस में स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए जेई जो है मेंस और जेई एडवांस, ये टॉप मोस्ट जो है एंट्रेंस टेस्ट रहता है, इसका ये प्लेटफॉर्म रहता है। सब्जेक्ट पीसीएम रहता है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन है, ऑनलाइन एग्जाम रहता है, फिर 90 क्वेश्चंस
माइनस मार्किंग रहता है, ठीक है, +4 और -1 का 360। और ये यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में उनके लिए सीट्स है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए बेटा, बहुत बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि हमें इतने सारे इंजीनियर रोड पे घूम रहे हैं, इतने सारे ये घूम रहे हैं। हमेशा जो डिग्री लेने के लिए जाएगा केवल, वो हमेशा आपको रोड पर ही मिलेगा। जो साउंड नॉलेज के साथ आगे बढ़ेगा उसको तो ऑन कैंपस बहुत अच्छी कंपनीज बहुत बड़ा पैकेज दे के लेके जाते हैं। तो इसलिए ये आप पर डिपेंड है कि आप कैसे कोई भी चीज या कोर्सेज को कर रहे हैं। एडवांस, उसके बाद जो मेंस में सेलेक्ट होते हैं कट ऑफ के बाद, उसके बाद एडवांस में आता है। एडवांस में भी ये ऑनलाइन एग्जाम रहता है, 2 पेपर्स का रहता है, वहां पर एमसीक्यू जाता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। ओके, तो इसके बाद ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इन सब चीजों के बारे में आपको, यदि जब साइंस आप ले लेंगे या आपको कभी पूछना रहेगा तो हम लोग बैठेंगे, फिर इस चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या इसमें हम पूरा डिटेल्ड एक बना देंगे। ओके, और इंजीनियरिंग बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी तरफ से क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। और जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है वो भी MST-CT करके लेता है, तो इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जेई का, और यहाँ पर MST-CT का क्या रहता है कि आप IIT या NITs में एडमिशन नहीं पाएंगे, जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस होंगे उनमें ही आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, इसके बाद मेडिकल फील्ड में, मेडिकल में तो अभी पहले हर स्टेट अपना एक कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट रखता था, CPMT, ठीक है। अब नीट का कर दिया है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया जो भी एडमिशन रहता है वो बेस्ड ऑन नीट रहता है। इसका भी एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन रहता है। सब्जेक्ट PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यदि आपको बायो में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो 90% आपका यहाँ से कवर अप हो जाता है, ठीक है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहता है, +4 और -1 का। तो 180 क्वेश्चन इंटू 4, 720। ओके, इसमें आपका 450 प्लस अगर स्कोर हो जाता है, 450 500 के अप्रोक्सीमेटली, तो आपका ऑटोमेटिकली ही सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। एक चीज कभी कभी मुझे ये सुनने को मिलता है, मेडिकल में तो बहुत ज्यादा खर्चा है, डोनेशन है। वो उनके लिए है बेटा जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस को ऑप्ट करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ऑप्ट करते हैं। यदि आपने बहुत अच्छा सा अपना परसेंटेज ले लिया है, 550 प्लस आपका आ गया है, तो आपको गवर्नमेंट अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसमें कि आपके 2 4 10 20 हजार रुपए की जो एनुअल फीस रहती है उसमें आपका हो जाएगा। तो इसलिए किसी एक पैटर्न को, आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप इस चीज से डर रहे हो कि यार फीस ज्यादा है, तो बिल्कुल भी मत डरिए। आप 2 साल बहुत अच्छा सा मेहनत कीजिए। जब भी नीट का एग्जाम रहता है उसमें बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसमें तो आपको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपने बहुत अच्छा कर लिया, 990 क्वेश्चन में से आपके 80-85 क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाते हैं, तो 320 यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आपके 45 पर 25 क्वेश्चन भी आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो 100 यहाँ से हो जाएगा। 520 का स्कोर आपका इजीली चले जाएगा। इस 520 के स्कोर में आपको कहीं न कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाना है। तो पहले से ही कहीं सुनी बातों पर ही कि यार ये डिफिकल्ट है, इसमें पैसा ज्यादा है, इसके हिसाब से आप अपना करियर चेंज मत कीजिए। यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग द वर्क, कर्मा यू शुड डू। वही चीज आ जाएगी फिर कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसी इन्हीं लोगों के लिए कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है। नीट में हो गया, उसके बाद और भी है, एम्स में हो गया आपका, ओके, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट पे हो जाएगा आपका। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा तुम्हारे पास, आपके पास टोटल 78,000 से ज्यादा MBBS के कोर्सेज हैं, 26,000 से ज्यादा BDS में है सीट्स, यानी कि 1 लाख से ज्यादा। आप तो एक यूनिक हो, आप कहीं पर भी ये कोर्सेज, और भविष्य में इसके सीट्स बढ़ेंगे, 2 साल में हो सकता है 1-2 और मेडिकल कॉलेजेस बढ़ जाएं, सीट्स बढ़ जाएं। तो यदि आप, ये कहने का मतलब है कि मेडिकल फील्ड में आपका बचपन से सपना है, आप पैशनेट हो कि मुझे मेडिकल में ही करना है, तो आप जा सकते हो बेटा, इजीली यू कैन अचीव इट। एम्स के लिए अलग से एंट्रेंस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके एंट्रेंस में एक ही क्या रहता है कि आपको जीके और एप्टीट्यूड भी आता है। ओके, तो ये अभी से आप रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, इन सब चीजों से आपका जीके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं बेटा। 1205 है, अभी बहुत सारे एम्स खुलने वाले हैं, हर स्टेट में एक एक दो एम्स बना रहे हैं, एक एम्स तो एटलीस्ट, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओके,
जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके लिए अलग से एग्जाम होता है, इसमें 200 सीट्स हैं। यानी कि बहुत सारे इसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बशर्ते कि आप फुल्ली क्या रहो, उसके लिए डेडिकेटेड रहो। ओके, तो ये तो था हमारा स्ट्रीम कैसे लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी स्ट्रीम ले लेंगे तो उसके कोर्सेज के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं तो मैं उस पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रीम सिलेक्शन, द सब्जेक्ट, द प्रोफेशंस, कैरियर, एवरीथिंग। अब आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है अभी का टॉपिक, वो है एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, आपको FYGC में एडमिशन से कैसे लेना है। बहुत सारे बच्चों को पहले से मैसेजेस आ रहे थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे मुंबई के कॉलेजेस के लिए है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है वो हमारा 26 जुलाई से शुरू हो चुका है कॉलेजेस के लिए, और जो ऑनलाइन एडमिशन है वो 1 अगस्त से होना है। 26 जुलाई से वहां पर रजिस्ट्रेशन हो गया है और 1 अगस्त से वहां पर क्या होना है, एडमिशन चालू, एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, किसके लिए, मुंबई के लिए। जैसा मैंने पहले भी सजेस्ट किया है कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑफ कोविड-19, बहुत ज्यादा अपने घर से दूर के कॉलेजेस को आप चूज मत कीजिए। ठीक है, जो हमारे वहाँ का एरिया है इसमें पूरा ऑफलाइन रहेगा। अब ऑफलाइन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी आपको एडमिशन के लिए फॉर्म वगैरह भरना है, आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पे जाएंगे और उसके वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, या आप उसके कैंपस विजिट भी कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस क्या करेंगे, कैंपस में जाना है आपको उनके, और कैंपस में जाने के बाद वहां से एडमिशन फॉर्म लेना है, फिर फिलअप करके सबमिट करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे विवा वगैरह है, जो भी कॉलेज है मुंबई में, जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो एक फॉर्म से सभी कॉलेजेस के लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक इंडिविजुअल कॉलेज के लिए आपको इंडिविजुअल फॉर्म भरना पड़ेगा। वर्तक के लिए अलग, विवा के लिए अलग, जेवियर के लिए अलग, सेंट पीटर के लिए अलग, सब कॉलेजेस के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे या उनके कैंपस को आपको विजिट करना पड़ेगा। फिर एक सलाह दूंगा, बहुत दूर के कॉलेजेस आप मत चूज कीजिए, और जिस कॉलेज में जा रहे हैं पहले अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट लेने हैं, तो वो सब्जेक्ट वहां पर है या नहीं है उसकी भी आप इंक्वायरी कीजिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम सभी कॉलेजेस जो भी एडमिशन प्रोसीजर शुरू करेंगे वो 3 अगस्त के बाद करेंगे, यानी कि अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है। इस 2-3 दिन के समय में आप बहुत अच्छे से अपना एक माइंड मेकअप कीजिए उस चीज के लिए, मुझे इस स्ट्रीम में जाना है और 2 साल बाद मुझे इसमें से सक्सेस होके निकलना है। फिर भी किसी को कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो अभी सैटरडे को मैं एक वेबिनार रखने वाला हूँ सभी बच्चों के लिए, जिसको भी अगर आना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उससे संबंधित जो भी डिटेल्स रहेंगी आईडी वगैरह भेज दूंगा। तो आपको ये भी कुछ कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं सैटरडे के दिन। स्पेशली जो पहले सलाह दूंगा वो साइंस के स्टूडेंट्स को दूंगा। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जो टाइम है आप वह कैसे मैनेज कर पा रहे हो। यदि आप यहाँ से मुंबई में ज्यादा कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं बेटा, तो आपका 2 to 2.5 आवर्स डेली का ट्रेवलिंग का ज्यादा जाता है लोकल के कॉलेजेस के कंपैरिजन में। यदि मैं समझ के चलूं कि मेरा 500 या 600, ठीक है अभी आपका तो कम हो जाएगा, चलो मैं 500 डेज भी 11th-12th में मैं कॉलेजेस का टोटल में लगाऊं 2 आवर्स के हिसाब से भी मेरा 1000 आवर्स एक्स्ट्रा किस में जाएगा, ट्रेवलिंग में जाएगा। इस 1000 आवर्स के साथ ट्रेवलिंग में जाने के साथ साथ मैं वहां पर से आने के बाद मैं थक भी जाऊंगा, और इफ आई एम गेटिंग द टायर्ड इसका मतलब यह है कि मुझे 1 से 2 घंटे की नींद भी ज्यादा चाहिए फिजिकली इफ आई एम गेटिंग टायर्ड। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स। ओके, तो जो कहते हैं कि सर मुझे पढ़ना है लेकिन क्या करूं, मैं पढ़ता हूं तो मेरे ऊपर ही बुक गिर के मुझे नींद आ जाती है। यानी कि यदि 500 का मैं 1.5 आवर के हिसाब से भी एक्स्ट्रा टाइम ले लूं तो हाउ मेनी आवर्स, आई कैन से 750 आवर्स ये हो जाएगा। यानी कि मेरे 11th और 12th में 1750 आवर्स का टाइम एक्स्ट्रा किस में जा रहा है, ट्रेवलिंग और स्लीपिंग में जा रहा है। इतने घंटे में मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरा कितना ज्यादा सिलेबस कवर अप हो जाएगा।
समझ लीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिए बेटा, 11th 12th में कॉलेजेस उतने मायने नहीं रखते हैं। यदि 11th 12th के बाद आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को करने जा रहे हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट और कैंपस मायने रखता है, क्योंकि जब वहां से ऑन कैंपस प्लेसमेंट वगैरह रहता है तो जितना अच्छा कॉलेजेस रहेगा उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलता है। यानी कि 12th के बाद आपको बी बीटेक वगैरह कोई भी चीजें करनी है तो उसके लिए आप इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर सोच रहे हैं तो यहाँ पर केवल मुंबई में जाना है करके जा रहे हैं, तो एक तो वैसे अभी क्या है, कोविड-19 का इतना डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है, आपको ट्रेन में जाना है, कितने लोगों से आप बचेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो लोग मुंबई का सोच रहे हैं, बहुत दूर का सोच रहे हैं, तो यानी कि कॉलेज मुंबई का ही नहीं, किसी के लिए भी अपने रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर के कॉलेजेस को आप देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं एक सलाह दूंगा, तो आप इतना दूर का कॉलेजेस मत चूज कीजिए। ओके, आपको ये टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो ये जो मैंने 2 आवर्स प्लस 1.5 आवर का बनाया, अगर ये कैलकुलेशन आप प्रॉपरली कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपना टारगेट भी अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी साइंस के स्टूडेंट्स को स्पेशली कि ज्यादा से ज्यादा समय वो पास करें बुक्स के साथ, तब जाके आप ओके स्टूडेंट्स, होप this video somewhere becomes beneficial for you. So before making a decision, I would like to advise you, be a strong minded person and be positive. ओके, और उसके लिए अपना माइंड मेकअप करो, क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही अपना वैरी, मन ही अपना मीत। ओके, होप इट गोज वेरी गुड फॉर यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।